Why people are poor? लोग गरीब क्यों हैं? और स्ट्रगल करना इतना आसान है, पर उस स्ट्रगल करने के बाद जो पैसा कमाना है वो इतना मुश्किल क्यों है? इन सब में कंडीशनिंग का क्या अहम है, क्या भूमिका है? कंडीशनिंग कैसे किसी को गरीब बनाती है? आप क्यों गरीब हैं? आपके पास पैसों की प्रॉब्लम क्यों है? अगर इन सब सवालों के, प्रश्नों के अगर उत्तर आप जानना चाहते हैं तो पॉडकास्ट पे बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ सिंह। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और रोचक देखने जा रहे हैं। वैसे तो मैं यूजली बात करता नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि चक्कर क्या है, ये पॉडकास्ट जो है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप केवल ब्रह्म की बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मैंने कहा ये आपका पॉडकास्ट है, मेरा पॉडकास्ट। वो कहते हैं आपका पॉडकास्ट, तो मैंने कहा मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी कि आपके हिसाब से चीज़ हो नहीं, पर आपके डिसाइपल्स भटक रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कहाँ मैंने बोला कि मैंने आप सबका ठेका ले रखा है। इट इज सो अमेजिंग व्हेन यू डोंट टेक एनी ठेका ऑफ एनी काइंड। आपको क्या लगता है मैं पहले 10 साल चैनल ग्रो करूं, उसके बाद 10 साल बाद चैनल पे संदीप महेश्वरी की तरफ बोलूं कि दुनिया बदलती नहीं? अरे उनसे मैंने सीख लिया, 10 साल मेरे बच गए। आप सबके साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? आप अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक टाइम वेस्ट। बिकॉज आप जो भी 50 साल में सीखने वाले वो आप 5 मिनट में सीख सकते हो। जो आप 50 साल, अगर आपकी आंखें खुली है तो, अगर आपको ऑब्जर्वेशन करना आता है, अगर आपको लर्निंग करना आता है, अगर आपको जीवन में क्वेश्चनिंग करना आता है, ऑब्जर्वेशन करना आता है, देखना आता है, तो आप 50 साल में वही चीज़ 5 मिनट में सीख जाओगे। तो ये जो ठेका ले रखने वाली बातें, इन सब में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि पहली चीज़ तो मैंने ठेका लेना ही नहीं है, क्योंकि ये कोई दारू तो है नहीं कि ठेका उठा लिया है ना। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपका मैं ठेका लूँगा, आपने मेरे को फॉलो किया, आपको लगता मैं आपके लिए पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये मेरे को पता नहीं था। आप में से कई सब्सक्राइबर ने मेरे को ये एहसास कराया कि फलाना तो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आप कोर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में क्यों नहीं बात करते? कई बार ऐसा हुआ, मतलब, एंड इट इज़ वेरी इंट्रिगिंग। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं पैदा हुआ था उसके 15 या 16-17 साल का था, मैं पहुंच गया था, नहीं 16 का था, हाँ, वो 15-16। मैंने एक पंडित जी को कॉल किया। मेरी मम्मी बहुत बात करती थी पंडित जी से। वोडाफोन पे पंडित जी 9 रुपये प्रति मिनट कॉल थी। मेरी मम्मी 650-700 रुपये जो है वो उड़ा देती थी उनसे बात करने में। 900 रुपये, कभी कोई 1500 रुपये का बिल आता था। और मम्मी के पास पोस्टपेड था। फॉर्चुनेटली हमारे घर में कभी भी फाइनेंस को लेके शुरू में इतना इशू नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा है, बट शुरू में काफ़ी अच्छा था। और जो मेरी महतारी हैं, यानी जो मेरी मदर है, जो मेरी माई हैं, वो बात करती तो मेरे को भी डिज़ायर आया कि पंडित जी मेरे बारे में बताइए। अब वो क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं बात कर रहा था, आई वॉज 15-16, एंड आई यूज टू हैव दिस रियलाइजेशन दैट आई हैव समथिंग इनसाइड मी विच मेक्स मी think different. I had always this. So I was, when I used to talk to people, I used to look at people, I used to behave in a different way. Different in a very कह सकते हैं आप,
इसको थोड़ा सा वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, शब्दों में डिस्क्राइब करना थोड़ा सा मुश्किल है। डिफरेंट इन द सेंस, कैसे कहूँ, मेरा जो व्यवहार था वो थोड़ा सा शुरू से एक सिग्निफिकेंटली, थोड़ा सा नहीं सिग्निफिकेंटली काफ़ी अलग रहा है शुरू से। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में मेरी मम्मी पापा मेरे को मारते थे, क्योंकि आपस में ये लोग इतना लड़ाई करते थे कि घर में एक हिंसात्मक व्यवहार रहता था, एक वातावरण रहता था। तो उसके चक्कर में मुझे भी मार पड़ी है। तो मुझे अंदर से ही पता था कि ये नहीं होना चाहिए, जबकि एक 12 साल 11 साल के बच्चे को उस वक्त कुछ एहसास भी नहीं होता है। तो मुझे सही गलत का शुरू से ही पता था। मेरे घर में हर कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, हर कोई हिंदू मुसलमान और सबसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें शातें चलती रहती हैं। यादव बुरे हैं, ब्राह्मण बुरे हैं, हमारी कास्ट ज़्यादा, ब्राह्मणों के घर में जाओ तो वो बुरे हैं, दूसरी कास्ट बुरे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमेशा ही मैंने ऑब्जर्व करी हैं लोगों के अंदर। अच्छा, मेरे घर में हर कोई इन सब चीज़ों में पड़ा, पर मैं नहीं पड़ा। मेरे घर में हर कोई क्रिकेट देखता, मैं क्रिकेट नहीं देखता था। मेरे घर में बोलते थे ये करो, मैं बोलता था ये नहीं करना, ये करना है। तो मेरा हमेशा से कुछ ना कुछ एक परसेप्शन ज़रूर रहा, एक अंडरस्टैंडिंग रही है, जो कि मुझे 7-8 साल की उम्र से आभास होने लगा था। एक मैच्योरिटी रही है। तभी मैंने 15 साल की उम्र में एक अपनी जो टीचर थी 20 ईयर्स की, उनके साथ अफेयर मेरा हो गया और उन्होंने फॉर्चुनेटली मेरे को बोल दिया कि आई लव यू टू। तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू दिस ज्योतिषी ऑन वोडाफोन, 9 रुपीज़ प्रति मिनट, एंड सडनली what happened was like I just wanted to talk about my personality to him। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप क्या ये देख सकते हैं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि आई एम लिटिल डिफरेंट, क्योंकि आई यूज टू फील वियर्ड विद दीज पीपल। मुझे अजीब बिहेव होता था, अजीब लगता था शुरू से मेरे को रहा है कि मेरा भाई भी पैदा हुआ और वो कंडीशनिंग का एक हिस्सा हो गया, पर मैं कंडीशनिंग का पार्ट नहीं हो पाया। किसी तरीके से कंडीशनिंग मेरे ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी। भले ही मेरे अंदर आत्मज्ञान नहीं, संदीप महेश्वरी केम वेरी लेट, 23-24, बिकॉज ऑफ दैट ही शोन अ पाथवे, ही केम वेरी लेट। एंड उससे पहले आई वॉज लाइक 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आई वॉज without guidance or without anything. I didn't know how to do questioning. I didn't know how to do observation. Probably that's why I failed in Mumbai. अगर आज शायद मुझे कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मुंबई जाता, आज के जो माइंड स्ट्रक्चर है, नेटवर्क कैसे बनाते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, दिमाग कैसे चलाना होता है, मुझे डिप्लोमेटिकली बिहेव करना सीखा मैंने बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पॉलिटिकली राजनीति मुझे समझ में आई बिकॉज मार्केटिंग का भी मेरे अंदर एक 2020 से जब मैंने पढ़ाई करने चालू करी, और आज उसी पे बात भी करेंगे हम, तो पॉलिटिक्स समझ में आना चालू हो गई कि जैसे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है तो हिंदू मुसलमान की ही क्यों बात हो रही है पूरे कैंपेन में, क्यों नहीं प्रदूषण की बात हो रही है, क्यों नहीं वुमेन एम्पावरमेंट की या वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, क्यों नहीं क्राइम कम करने की बात हो रही है। वाई दे हैव चोजन बीजेपी और कांग्रेस हैव चोजन अ डोमेन ऑफ हिंदू एंड मुसलमान ओनली। मैंने आई केम अबाउट दिस, आई लाइक आप देखोगे राहुल गांधी, अब अगर आप ध्यान से देखें बड़ा आपको दिलचस्प मामला लगेगा। जब चुनाव चालू हुए थे, क्योंकि इस बार का चुनाव मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया, उससे पहले मैं नहीं करता था, इस बार का मैंने बारीकी से ऑब्जर्व किया, उससे पहले मैं इंटरेस्ट नहीं लेता था, पर इस बार का इज द फर्स्ट टाइम आई हैव ऑब्जर्व द एंटायर चुनाव, एंटायर इलेक्शन प्रॉपर्ली, एंड व्हाट आई हैव लर्नड इज, आप ध्यान से अगर देखें, अगर आप, पता नहीं आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा भी नहीं होगा, बट कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो राजनीति में इंटरेस्टेड होंगे, बट स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क से इसको देखेंगे। चुनाव जब चालू हुए थे तो सब क्या कह रहे थे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। जब आधा चुनाव हो गया और 3 फेजेस हो गए तो लोगों ने क्या बोलना चालू कर दिया, अब इनके हाथ से चुनाव, बीजेपी के हाथ से चुनाव निकल चुका है, बीजेपी हार चुकी है, राहुल गांधी बोलते हैं।
इधर इधर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, या फिर अमित शाह बोल रहे हैं, या फिर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कांग्रेस के हाथ से चुनाव पूरी तरीके से निकल चुका है। रैलियों में जाके बोल रहे हैं हम ही जीतेंगे, निकल चुका। पहले क्या बोले थे, हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे, और जब थर्ड फेज आया तो क्या बोलने लगे, निकल गया चुनाव, चुनाव निकल चुका है, चुनाव हाथ से निकल गया कांग्रेस के, पूरी की पूरी सीटें हमारे पास आ रही हैं। और कांग्रेस क्या बोल रही है, पूरी की पूरी सीटें हमारे पास आ रही हैं, चुनाव निकल गया, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव फिसल गया। हमारी कितनी सीटें आएंगी, 450 सीटें आएंगी, हमारी कितनी सीटें आएंगी, 300 सीटें आएंगी। ये एक बहुत ही पर्पसफुली किया जाता है, हर एक इलेक्शन में ये पर्पसफुली डेलिबरेटली किया जाता है, बाई पर्पस किया जाता है, ऑन पर्पस किया जाता है ये सब चीज़ें। जब आप थर्ड फेज में ऐसा बोलने लगते हो, चुनाव के मध्य में आके बोलने लगते हो चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है, बीजेपी के हाथ से चुनाव फिसल चुका है, उनको पता है हार रहे हैं, हमें पता है हम जीत रहे हैं, तो क्या होता है, लोग सोचते हैं, लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करना होता है। बिकॉज जब थर्ड फेज पे आते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि चौथा, पांचवा और छठा फेज जो है वो बचा हुआ है। तो वहां पे क्या बोलना होता है कि जो लोग कंफ्यूज हैं, और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं किसको वोट करें किसको वोट करें, तो जब वो ये बोल देते हैं कि कांग्रेस आके बोलती है कि हाँ निकल चुका है, हम बीजेपी के हाथ से निकल गया चुनाव, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी, हार रहे नरेंद्र मोदी, हार रहे नरेंद्र मोदी, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया। तो पता क्या कर रहे हो, जो पब्लिक है कह रही है अरे कांग्रेस को इतने सारे वोट मिल रहे हैं तो हम इनको ही वोट देंगे। मतलब सब जहां जा रहे हैं वहां पे हम जाएंगे। ये इस बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी होती है कि जब वो थर्ड अभी, और आप ये हर एक इलेक्शन में देखोगे, जब पहली वोटिंग हो जाएगी, दूसरी वोटिंग हो जाएगी, तीसरी वोटिंग जब चालू होती है, तब ये डायलॉग्स चालू हो जाते हैं कि अरे निकल गया चुनाव, निकल गई सारी सीटें, निकल गई, अरे पूरा स्लिप हो गया हाथ से इनके। क्या हो रहा है, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जब उनको ये दिखा रहे हैं कि उनको ये दिखाना होता है कि अरे कांग्रेस जीत रही है, अरे बीजेपी जीत रही है, चलो बीजेपी को ही वोट दे देते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, इतनी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, इसको राजनीति बोलते हैं, नीतियां बोलते हैं, मन की नीतियां। मन कैसे काम करता है उनको पता है, और हो सकता है उनको नहीं पता हो सकता है ये राजनीति का चलन ही हो, फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स हो, उनको नहीं पता है कैसे काम करता है, बट वो डेलिबरेटली ये सब चीजें करी जाती हैं। क्योंकि अगर वो ये दिखा देंगे कि कांग्रेस पे सारे वोट आ गए, तो जो बचे कुछ लोग हैं, अरे यार इनके पास वोट चले गए, इसका मतलब यही सही होंगे, इन्हीं को वोट दे दो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो जब एक आदमी करता है तो उधर से वो भी करने लगते हैं, जिससे और कंफ्यूजन क्रिएट हो, है ना। तो एक ये तरीका होता है। दूसरा जो तरीका था वो तरीका था थ्रोइंग रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द कंपटीशन। ये एक बहुत ही मेजर तरीका था कि एक गलती निकाली। क्या गलती थी कि नरेंद्र मोदी ने क्या बोला कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के पैसा लेकर, इधर से राहुल गांधी ने अगले दिन इंस्टाग्राम पे डाल दिया, अच्छा टेम्पो भर के पैसा लेके आ रहे हो, एक काम करो इन्वेस्टिगेशन बैठा दो। फिर इधर से रॉक्स एंड स्टोन्स, पत्थरबाजी करी, किसने, राहुल गांधी ने, कि इनकी ये कमी है। अब ध्रुव रट्टी भी यही कर रहा था। आप देखोगे एक एक जो क्या क्या उन्होंने गलतियां करी, क्या क्या मिस्टेक्स करी बीजेपी की, उसके ऊपर वीडियो बनाया ध्रुव रट्टी ने। और वही चीज राहुल गांधी जी कर रहे थे कि तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है की तरफ लेके जा रहे हैं। हो सकता है ना लेके जा रहा हूं, आपको पता है 100% लेके जा रहे थे, हो सकता है ना लेके जा रहे हो, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को वोट दो या कांग्रेस को वोट दो, मेरा उसका कोई नहीं। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, कंपटीशन क्या करता है, आपकी जो नेगेटिव साइड है उस पर अटैक करता है, और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। शुरू से लोगों को ये दिखाया जाता है कि देखो बीजेपी कितनी बुरी है, उसने ये किया, उसकी लिस्ट पूरी तैयार कर दी। क्या कांग्रेस ने जो किया उसकी लिस्ट आपने देखी है ना। लेकिन ये तर्कवाद जो होगा, जो तार्किक आदमी होगा, जो लॉजिकल आदमी होगा, वो ये देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई नहीं, यहाँ पे कुछ स्कीमें चल रही हैं, और ये स्कीमें ही हैं और कुछ नहीं है। जब जीत गए तब क्या बोला, हम खुश हैं,
तब उनको सैडनेस नहीं दिखाया। ये सब कुछ मार्केटिंग का एक वो होता है, ये सारा मार्केटिंग में हमें पढ़ाया जाता है। अगर आप रसल ब्रंसन के जो महंगे कोर्सेज है या उनकी बुक्स पढ़ोगे, डैन कैनेडी के बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें एक टर्म आता है थ्रोइंग रॉक्स एंड स्टोन्स ऑन द कॉम्पिटिशन, जो कि मैं भी करता हूं अगर आप देखें ध्यान से। और लेकिन मैं जेन्युइन करता हूं, अगर मैं करता हूं तो मैं जेन्युइन करता हूं। मेरे साथ ये है, जब संदीप महेश्वरी की कोई बुराइयां हैं, बुराइयां क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है कि मान लो बोलते हैं मेडिटेशन कुछ नहीं होता, तो सही में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ उनकी बुरी साइड के बारे में बातें करूं। जैसे मैं उनसे बोल रहा हूं उनको गुस्सा आता है, तो गुस्सा तो मुझे भी आता है। आप खुश हो जाओगे कि हाँ इनको गुस्सा आता है बड़ा, बाकी इरिटेट, जैसे एक अभी कमेंट आता है मेरे पास कि संदीप महेश्वरी काफ़ी इरिटेट है। यार इरिटेटेड का कभी मुद्दा मैंने क्यों नहीं उठाया, जबकि मैं उठा सकता था। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि मुझे पता है आचार्य का क्या है, आचार्य का जो मुद्दा मैं उठाता हूँ आचार्य प्रश्न का, वो भी मैं यही कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हेल्दी वे में यूज़ हो सकता है, लेकिन ये यूज़ नहीं होता है अगर आप ध्यान से देखें तो। पर मैं एनीवे मैं अपने सीक्रेट्स नहीं खोलना चाहता, ऑलरेडी खोल चुका हूँ, खोलना क्या है। और एक तरीका होता है, एक ओरिजिन स्टोरी जो होती है कि मैं चाय बेचता था ट्रेन में, कि मैं ट्रेन में चाय बेचता था। आपको लगता है इससे कुछ नहीं होता, आपके मन में, आपके अवचेतन मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज आप मोदी से कनेक्टेड हो बिकॉज वो चाय बेचते थे। बैक स्टोरी क्या है, ओरिजिन स्टोरी क्या है, स्टोरीज का क्या फर्क पड़ता है मन पे, ये आपको पता है? कभी नहीं पता चलेगा आपको। लोग कहते हैं आप कहानी मत सुनाओ, आज तक वैसे कहा नहीं किने, पर संदीप महेश्वरी का भी एक वीडियो था, मैंने देखा कि क्या मैं कहानियां सुनाऊं क्या? अरे ओशो कहानी सुनाते तो बेवकूफ थे, कृष्णमूर्ति कहानी नहीं सुनाते थे, क्यों? गलत है, नहीं सुनाना चाहिए। कहानी, महाभारत रचा गया, रामायण रची गई, वो कहानी तो और क्या है? उस कहानी के पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज जो है उसको आगे अगर सेंचुरीज तक बढ़ाना है, इफ यू वांट टू टेक द मैसेजेस सेंचुरीज लेटर, हजारों सालों तक आगे तक लेके जाना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, वो स्टोरी में जाएगा, वो खाली पीली प्लेन मैसेज में नहीं जाएगा, वो स्टोरीज में रैप अप करके जाएगा। और जितनी स्ट्रांग स्टोरी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे महाभारत की कोई भी कहानी है, उसमें हमेशा अगर आप देखोगे एक कहानी छुपी हुई है। महाभारत युद्ध का ऐलान हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा और दुर्योधन ने कहा कि हम सुई के बराबर भी आपको जमीन नहीं देंगे, क्योंकि अर्जुन और युधिष्ठिर शायद गए थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कौन कैरेक्टर, मैं कहानी बताता हूं बस आपको। युधिष्ठिर कहते कि जंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप एक काम करिए, आप हमको एक छोटी सी जमीन दे दीजिए, हमारा जो लोग बंधु, जो हमारे फैमिली है, भाई बंधु वहां बस जाएं। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। तो कहते हैं एक काम करिए, हमें और छोटी जमीन दे दीजिए, एक कस्बा दे दीजिए छोटा सा। इतने में दुर्योधन उठता है गुस्से में, आग बबूला होके कि इतनी देर से क्या बात कर रहे हो। कहता है यहां पे सुई पड़ी है ना, ये सुई की नोक ऐसे लगा दोगे, पूरी पूरी सुई नहीं, सुई को खड़ा करके सुई की नोक ऐसे लगा दोगे जमीन पे, जो जमीन होगी वो भी नहीं मिलेगी तुम्हें, उतनी भी जमीन तुम्हें नहीं मिलेगी। तो युधिष्ठिर ने कहा अच्छा भैया ठीक है, चले गए वापस। बोला कि युद्ध का ऐलान कर दो, युद्ध होना अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता, युद्ध होगा ही होगा, और ये इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होगा, इससे बड़ा युद्ध कहीं नहीं, और ये युद्ध बरसों तक याद किया जाएगा, लाखों करोड़ों लोग इसमें मरेंगे, ये बहुत बड़ा युद्ध होगा। तो भैया युद्ध का आरंभ हुआ, कृष्ण के पास गए, क्योंकि कृष्ण के पास आर्मी थी। तो अर्जुन गए और पहले दुर्योधन चला गया। कृष्ण अपना आराम कर रहे थे, तो बोला वेटिंग करो,
जो उनका बाहर जो सिपाही था कि उसने दुर्योधन से बोला कि आप वेट करिए बाहर, कृष्ण अभी सो रहे हैं। तो भैया वो वेट करता रहा। कृष्ण अपना जगह आराम करके, विश्राम करके, तो जाके सर के पास खड़ा हो गया। तो जब उठे वो, तो अर्जुन भी आ रखा था, लेट आया था अर्जुन, मतलब थोड़ा बाद में आया था, लेट नहीं आया था, बाद में आया था दुर्योधन से। तो जो अर्जुन है वो पैर के पास जाके बैठ गया, खड़ा हो गया। नेचुरली जब कृष्ण की आंखें खुली तो उसने देखा कि अर्जुन सामने खड़ा हुआ है और उनसे बोला कि हे अर्जुन, कैसे आए तुम, बताओ क्या हुआ। इतने में दुर्योधन कहता है, भैया हम पहले आए हैं, हमको पहले इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, हमको पहले, मेरा पहले सुनिए आप। तो कृष्ण ने बोला कि नहीं, हम आपका नहीं सुनेंगे, पहले हमने अर्जुन को देखा है तो हम अर्जुन को सुनेंगे। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, पहले ही आए, आप इनका सुन लीजिए। तो दुर्योधन खड़ा हुआ कहता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए युद्ध के लिए, मैं आपका हाथ मांगना चाहता हूं। तो कृष्ण कहता है, या तो तुम मुझे ले लो और या तो तुम अपनी आर्मी को ले लो, मेरी आर्मी को ले लो, जो मेरी सेना है उसको ले लो। लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे लोगे तो याद रखना कि मैंने शपथ ले रखी है, संकल्प ले रखा है कि मैं लड़ूंगा नहीं, आई विल नॉट फाइट। अब उसका रीज़न था, मुझे याद नहीं क्या रीज़न है कि उन्होंने क्यों संकल्प लिया था कि मैं नहीं लड़ूंगा। आई थिंक पहले कुछ हिस्ट्री रही थी उसके पीछे। तो दुर्योधन ने सोचा कि यार ये लड़ेंगे तो है नहीं, इनका जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, इनका काम ही क्या है जब लड़ेंगे नहीं तो कहा कि मुझे आपकी सेना दे दीजिए। कहा कि ठीक है, तथास्तु, ले जाओ। ले गए। अर्जुन खड़ा हुआ तो पास आया, कहता है कि मुझे तो सिर्फ आपका ही साथ चाहिए। तो बोलते हैं, हे पार्थ, ये चीज को स्मरण रहे कि मेरे पास लड़ाई करने के लिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, इस चीज का स्मरण है तुम्हें। तो उन्होंने बोला, आप युद्ध लड़िए, चाहे लड़िए, आप हमारे पास खड़े रहिए, बस हम हमारे साथ रहिए, हमें नहीं पता, आप हमारे साथ रहिए। तो कहते ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कृष्ण को पहले से ही सब पता था, तो जानबूझ के ही उन्होंने बोला कि भैया हम नहीं लड़ पाएंगे। हो सकता है इस वजह से भी संकल्प लिया, कोई भरोसा नहीं है। तो युद्ध भूमि का जब समय आया तो सब युद्ध भूमि में पहुंचे। 1 महीने पहले से प्रिपरेशन चालू हो चुकी थी युद्ध की। तो उसमें ही मोटिवेशनल स्पीचेस और टॉक्स से जो थे चलते थे कि अब तुम्हें आरंभ है प्रचंड, इस तरीके का जो वो एक गाना बना है, आरंभ प्रचंड, जंग की घड़ी की तुम बुहार दो, है ना, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों लड़। ऑल दो इसको लिखा है किसी और ने, लेकिन बट दैट वाज द बेसिक एजेंडा। अब इस पूरे कहानी में जो मूर्ख होगा वो कहानियों में रह जाएगा। अब इस पूरे कहानी से आपने क्या सीखा? एक कहानी आपको क्या सिखाती है? जितनी तेजी से आप मैसेज कैप्चर करोगे उतना ही ज्यादा आप तार्किक हो, उतना ही ज्यादा आप बुद्धिमान हो। अब इसमें मैसेज क्या था? बहुत सारे मैसेज थे। पहली चीज तो कि ये पर्पसफुली किया गया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं उधर जाऊंगा तो मुझे उनकी तरफ से लड़ना पड़ेगा, मुझे अर्जुन की तरफ से ही लड़ना है, पांडवों की तरफ से ही लड़ना है, कौरवों की तरफ से मुझे लड़ना नहीं है। दूसरी चीज इसमें एक बहुत बड़ा ये था कि जब आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो आप डाउन टू अर्थ होगे, उसके पैर के पास खड़े होंगे कि आप उसके सर के पास खड़े होंगे। तो एक ये मैसेज यहां पे निकल के आता है। डीप मैसेज नहीं है, बस निकल के ही आता है। बीच में कृष्ण ने संकल्प तोड़ा जब भीष्म हराने लगा और कहा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो ये सबको मार डालेगा और पांडव हार जाएंगे। तो बीच में कृष्ण ने अपना संकल्प भी तोड़ दिया था और उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे। लकड़ी पड़ी हुई थी, जो रथ का जो चरखा होता है, वो चरखा उठा के वो भीष्म की तरफ बढ़े आगे
तो भीष्म ने अपने सारे हथियार वहीं छोड़ दिए और कहा, प्रभु आप मेरे को मारने आ रहे हैं, मैं धन्य हो गया। और हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आइए मारिए। तो उन्होंने देखा कि तो निहत्था है, इसको कैसे मारूंगा, छोड़ दिया उन्होंने। फिर उन्होंने एक तरकीब निकाली। अब आप कहोगे संकल्प तोड़ दिया, इसके पीछे का मैसेज क्या है? लोग कहानियों में रह जाते हैं, संकल्प क्यों तोड़ा, सुनने की कोशिश करो। जब सत्य की लड़ाई में एक है आपका सत्य, एक है कृष्ण का सत्य, एक है कृष्ण का संकल्प जो कि छोटा था। अगर वो युद्ध कौरव जीत जाते तो वो एक बहुत बड़ी हार होती मनुष्यता पे, और सदियों सदियों तक उसको याद किया जाता। लेकिन ईगो हटा के उन्होंने अपना साइड में अपने सत्य को छोड़ के जो बड़ा सत्य था वो चूज किया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब आप किसी चीज का संकल्प लेते हो तो संकल्प जिस पर्पस से लिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से लिया जा रहा है, जिस उद्देश्य से उसका स्मरण किया जा रहा है, अगर उससे बड़ा कोई उद्देश्य आपके सामने आता है तो उस संकल्प को आप तोड़ सकते हो, उस संकल्प को आप तोड़ सकते हो। ठीक है, ये एक मैसेज है। अगर आप और कहानियां जानना चाहते हैं महाभारत के बारे में और मैसेजेस के साथ, तो नीचे अभी कमेंट कर दें, बाद में आप भूल जाएंगे। बट एनीवे, सो दिस वाज द थिंग। सो आई वॉज ऑलवेज वियर्ड, नॉट वियर्ड बट या यू कैन से वियर्ड। आई वॉज नॉट प्रैक्टिकली इन्वॉल्व विद एनीबडी, आई वॉज इन्वॉल्व। अगर मुझे ये सब बातें पहले पता चलती शायद मैं पहले ही महाभारत और रामायण पढ़ने का मेरा का शुरू संबंध था, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाया। एक बार भगवत गीता खोली थी 2009-10 में, मैंने बंद कर दी, मैं पढ़ नहीं पाया था, ये मेरी पहली बार थी। लेकिन जब मेडिटेशन किया फिर खोली, उसके बाद जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जग गया तो मैंने उसको पढ़ना चालू कर दिया, भगवत गीता को। तो मैंने उस जो एस्ट्रोलॉजर थे, जो पंडित थे जिससे मेरी बात हो रही थी, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये बताइए मेरे साथ मेरी कुंडली में क्या लिखा हुआ। तो बोलते हैं कुछ नहीं लिखा हुआ आपकी कुंडली में, साधारण कुंडली है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बेइज्जती हो गई, क्योंकि मैंने सोचा था कुछ ऐसे यूनिक से निकल के आएगा, क्योंकि मैं अपना जो चरित्र है, अपना जो व्यक्तित्व है, उससे अंदर मेरे अंदर आभास था ये कुछ तो गड़बड़ है। अब इसको सुन के कई लोग सोचेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आई एम सेल्फ अवेयर। और जब आप सेल्फ अवेयर अपने बारे में बताते हो, अब जैसे आपको पता है कि आप अच्छे गायक हो, अब लेकिन अगर आप दुनिया को बोलोगे मैं बहुत अच्छा गायक हूँ, तो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू है ना, दुनिया क्या सोचेगी कि अरे अपने आप को वो घमंडी समझना। ऐसा नहीं है। अंदर का कॉन्फिडेंस अगर आप बाहर बात कर रहे हो तो है, और वो चीज़ नहीं है तो नहीं है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ सिंगर। आई एम अ गुड सिंगर, आई हैव गिवन अ लॉट टू दैट ऑल्सो, फोकस्ड माई ऑब्जर्वेशंस हैव गिवन, बहुत ज़्यादा मैंने म्यूज़िक पे फोकस किया था, एक पॉइंट था मेरी लाइफ में। लेकिन जिस हिसाब से मैंने इस पे फोकस किया, जो ये जिस तरीके से मेरा मन जो है वो शेप लेता गया, मोल्ड होता गया स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ता गया, मुझे लगता है कि उतना उस लेवल पे फोकस मैंने शायद सिंगिंग पे नहीं दिया। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि आई एम अ गुड सिंगर, बट स्पिरिचुअलिटी में पिछले 500 साल में और अगले 500 साल में कोई नहीं आने वाला। बट एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। सो ये जो पॉइंट मैंने उठाया था सबसे शुरू में, उस पे आते हैं अब। ये पॉइंट क्या था? हाँ, भूल गया। इसको बोलते सेशन से भटक जाना। आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही भटक रहा हूँ। बट एनीवे, लेट्स गो इनटू दिस कि लोग गरीब क्यों हैं। देखिए, इस दुनिया में अगर हम नौकरी की बातें ना करें तो कुछ ही लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेने के लिए सक्षम है।
और जितनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट और सर्विस वांट बेस पे चलती जाएगी, न कि नीड बेसिस पे। नीड बेसिस मतलब रोटी कपड़ा मकान, अगर इसको हट के जितनी ज़्यादा वांट पे जाएगी, जैसे क्लॉथिंग में भी एक होता है कपड़ा बस पड़ा हुआ है, एक होता है डिज़ाइनर कपड़ा, एक होता है स्टाइलिश कपड़ा, ये सब वांट्स में आ गए। उसी कपड़े में आगे की वैरायटी वांट्स में आ गई। एक होता है नॉर्मल कपड़ा कि भैया बदन पे बस ठंड ना लगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप वांट्स पे काम करते हो तो नीड तो देखिए, आई थिंक कहीं ना कहीं 100% लोगों को, अगर आप नीड बेस्ड बिजनेस करते हो, जैसे मिल्क बेचना है ना, या आटा बेचना, या कपड़े बेचना, या फिर घर बेचना, रियल एस्टेट वगैरह, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, आप किसी चीज़ को बेच सकते हो किसी को। लेकिन जब वांट्स की बात करते हो, वांट्स में बहुत कुछ आ गया, ये एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब वांट्स में आता। देखिए स्पिरिचुअलिटी नीड है, लेकिन आपके लिए वांट है, तो आपके लिए जो वांट है वो आपके लिए सही है। जो कस्टमर इज़ द किंग, जो कस्टमर कहता है वो सही है। झूठ भी अगर कस्टमर कह रहा है तो वो भी सत्य है, ये बिजनेस में कहा जाता है। इस दुनिया में आपका सामान खरीदने के लिए सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% लोग हैं जो आपका सामान खरीद सकते हैं। और जब आप 100 लोगों से मिलते हो तो उसमें हार्डली एक आदमी ऐसा होता है, अगर आप 100 लोग अपने इंटरेस्ट में लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेशन में 100 लोगों से मिलोगे, मेडिटेटिव लोगों से, यानी कि 100 रैंडम में, 100 अगर रैंडम मिल गए तब तो इम्पॉसिबल है आपको कोई उसमें मेडिटेटिव मिल ही जाए। अगर रैंडम आप 100 लोगों से मिलोगे तो इम्पॉसिबल है कि आपको उसमें से कोई मिल ही जाए। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन के लोगों से मिलते हो, 99% लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते क्योंकि उनको लगता है एक खर्चा है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, उनके पास सच में पैसा नहीं है, दे आर नॉट बायर्स। सो देर आर पीपल हु आर शोइंग इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, दैट डज नॉट मीन दैट कि वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो खरीद लेंगे। और इस वजह से एक कस्टमर को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। कस्टमर मतलब वो जो खरीदने के लिए सक्षम है, और प्रॉस्पेक्ट मतलब वो जो इंटरेस्टेड है। लेकिन जैसे कई लोग आप में से कहते हैं सर पॉडकास्ट को कभी मोनेटाइज मत करिए, पॉडकास्ट को कभी मोनेटाइज मत करिएगा, है ना। या फिर सर मेडिटेशन फ्री में सिखा दीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन फ्री में, अष्टवक्र गीता ये सब जो फ्री में करवाइए, सब कुछ फ्री कर दीजिए सर, एवरीथिंग मस्ट बी फ्री, एवरीथिंग मस्ट बी फ्री। बट सर ये जो मेरा आईफोन है ना, ये फ्री नहीं होना चाहिए इसकी 1.5 लाख रुपए वैल्यू होनी चाहिए। सो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोबाइल है वो नीड बेस्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एप्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ फोन विच इज़ 15,000 to 20,000 rupees or 10,000 rupees. That is a need of an hour, because once you get a phone, the value which the phone gives is more than 5 lakh rupees. एक 10,000 का फ़ोन आपको बैठे बैठे पूरे टाइम इतने अच्छे लेवल पे इंगेज कर सकता है। उस फ़ोन से आप कैमरा क्या क्या नहीं खींच सकते। तो फ़ोन एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल चीज़ है। फ़ोन को आप मेडिटेशन से, ऑल्दो रियलिटी में मेडिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, कस्टमर परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, कल्पना जगत। मैंने आपसे एक बात करी थी बहुत दिनों पहले, कुछ पॉडकास्ट पहले मैंने आपसे कहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कल्पना जगत एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वास्तविक जगत। जब एक बच्चा पैदा होता है उसको बोला जाता है कि अब तुझे कुछ करके दिखाना है, नहीं तो तू कुछ नहीं है। ये वास्तविक जगत नहीं, कल्पना जगत। एक बच्चा कभी भी कुछ नहीं होता है। जो असली पिता है वो विश्व है। आपका जो घर वाला पिता है वो कंडीशनड पिता है, वो उसकी अपनी कंडीशन है। वो कंडीशनें पूरे करोगे तो तुम उनको प्यार, वो प्यार बढ़ता जाएगा उनका तुम्हारे लिए।
क्योंकि तुम उनको दे रहे हो। वो क्या कंडीशंस हैं? बुढ़ापे में हमारी हेल्प करो, हमको पैसा ला के दो, हमको खाना पीना खिलाओ, हमारे पास पैसा नहीं है, विच इज़ अ नीड। अब आप कहोगे ये तो नीड है, नहीं, ये सब कुछ कंडीशन बेस्ड है। कई ऐसे माँ बाप हैं जिनके बेटे उनको खाना पीना नहीं खिलाते, उनकी केयर नहीं करते, तो आप कहोगे कि नहीं ये कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन है। कंडीशन होती है जैसे सूर्य, जैसे जल, जैसे वायु, ये कंडीशन, ये अनकंडीशन है। क्या आपसे कभी वायु ने पूछा? क्या कभी सूर्य ने पूछा? क्या कभी जल ने पूछा कि बेटा तुम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, हम तुमको सूर्य की किरणें नहीं देंगे, हम तुमको वायु नहीं देंगे, हम तुमको हवा नहीं देंगे? तो कौन असली पिता है? वो पिता जिसको तुम पैसा भर भर के देते हो, या वो पिता जो तुमसे बदले में कुछ मांगता ही नहीं और सिर्फ प्यार देता है? अगर आप अपनी बॉडी को और माइंड को एक राइट कंडीशन पे ले आए तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है। लेकिन आपने अपनी बॉडी की कंडीशन इतनी गंदी कर रखी है कि वही सूर्य, वही हवा, वही वातावरण तुम्हारे लिए जहर बन गया है। आज तुम्हारे सामने पेड़ है, पशु है, पंछी है, नेचर है, तुमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम डिसेंसिटाइज्ड हो चुके हो नेचर के प्रति। जब बारिश आती है तब तुमको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, और जब धूप चल रही होती है, नौतपा चल रहा होता है, जब एसी ब्लास्ट हो रहा होता है, तब तुम रेनफॉल को याद करते हो। और अभी रेनफॉल आ रही है, इस बार रेनफॉल बहुत भयंकर पड़ेगी, ला नीनो लगा हुआ है, क्योंकि पिछले 2 साल से एल नीनो लगा था तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। इस बार ला नीनो लग गया है, इस बार हवा अभी देखो पुणे में फ्लड्स आ गई, अगर आप देखेंगे अभी न्यूज़ चल रही है पुणे में, अभी देखिए क्या होता है, इस बार तो भयंकर बारिश होने वाली। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बारिश हो रही है, तुम बाहर जाते हो, तुम देखते हो पत्तियों में जो धूल है वो साफ हो गई है, पत्तियों का तो हरा कलर है, ऐसा लगता है कोई एडिटर है उसने सैचुरेशन बढ़ा दिया है। वो जो ठंडी ठंडी हवा, पेड़ एज अ खुशी बांटने लगता है, प्रसन्न होके जो वृक्ष हैं वो प्रसन्न होके प्राण छोड़ने लगते हैं। क्या तुमने उसको फील किया बारिश में? क्या वर्षा में तुमने ये फील किया? क्या इसकी भावना स्मरण करी तुमने? क्या इसका एहसास किया? क्या इसकी अनुभूति है तुम्हें कि जब पानी की बारिश होती है, जब बारिश होती है तो वृक्ष जो है वो हरा हो जाता है और प्राण जो है वो बढ़ा देता है। तो आप उसके पास अगर आप खड़े होते हो तो आपको अच्छा फील होता है, लेकिन आप डिसेंसिटाइज हुए पड़े हो। क्यों हुए पड़े हो? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एक ऐसी स्टेट में रखा हुआ है जो स्टेट जहर तुल्य है, विष तुल्य है। अपने बॉडी को तो आपने रखा ही रखा है और अपने मन को भी आपने रख रखा है। अगर एक भी फैकल्टी थोड़ी सही हो जाए तो आपको नेचर में फील अच्छा होने लगेगा। फिर आपको गांजा लेके ऊपर पहाड़ पे जाके पीने की जरूरत नहीं है, वो पहाड़ पे जाते ही आपको गांजा मिलने लगेगा, ऑटोमेटिकली गांजा मिलेगा। कई लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, सर पहाड़ पे जाकर कोई फील नहीं हो रहा। इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप डिसेंसिटाइज हुए पड़े हो, आपकी बॉडी काम ही नहीं कर रही है, आपकी बॉडी जिम वाली हो गई, बॉडी में स्टिफनेस हो गई। जिम वालों को भी कोई फर्क नहीं है, क्यों? योगी नहीं है। जब आसन कर ही नहीं रहे हो, बॉडी में मसल में स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, तो कैसे तुम्हें वो फील होगा नेचर का? वो होता है। और जो लोग जिम नहीं कर रहे हैं उनकी हालत तो बद से बदतर हो गई, जैसे तुम्हारे माँ बाप। उनको कहीं भी लेके जाओ, केदारनाथ जाएंगे, जय श्री राम, जय भोले, जय श्री राम, जय। उनके पास यही है काम, और कोई काम ही नहीं है। उनको ये नहीं दिखता कि वहां केदारनाथ में अगल बगल बर्फ पड़ी हुई है, उनको वो दिखता ही नहीं है। उनको वो नहीं दिखता कि ऊपर नदी है, उनको वो वाइब्स ही नहीं आती। उनको बस ये भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ हमारी वासनाओं पूरी कर, हमारी वासना पूरी कर दो भगवान, हमारी वासना पूरी कर दो।
कुछ ना कुछ लेके चले जाएंगे, ये पूरा कर देना, वो पूरा कर देना। अगर उनको पता चल जाए अगर 100% कि कोई कुछ पूरा नहीं करता, तो हो सकता है उनको इतना बुरा फील हो, इसकी कोई सीमा नहीं। आपने अपनी बॉडी को बहुत गलत कंडीशन में रखा हुआ है, अपने शरीर को, अपने मन को। इसकी वजह से आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो। मतलब क्या कि जब पैर सो जाता है ना, कुछ फील नहीं होता, आपका वैसा हो गया। आपकी नस दब चुकी है, नाड़ियां होती है अंदर शरीरों में, ब्लॉक हो रखा है सब कुछ। उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, ये हो रहा, वो हो रहा। कोई मतलब नहीं किसी चीज से। अभी अष्टांग योग करने लगो, 1 महीने में आप देखोगे कि जो खाना पीना है आपका वो 40% कम हो जाएगा। जब आप 30 साल के होते हो, उसके बाद आपके बॉडी को आसन चाहिए होता है अच्छा फील करने के लिए। नहीं तो सेम पेड़ है, सेम वर्षा है, सेम आसमान है, सेम समंदर है, सेम पहाड़ है और सेम हरियाली है, सेम वन है, जानवर है, मुझे जो फील हो रहा होगा वहीं उस वक्त खड़े हुए तुमको नहीं फील होगा। तुमको चाहिए होगा, या तो तुमको सरोजनी चाहिए होगी, या तुमको आकांक्षा चाहिए होगी, नेहा चाहिए होगी, रजनी चाहिए होगी, तुम्हारे अपने अलग ही, या तुमको गांजा चाहिए होगा। एक बार की बात है, मैं 2018 में आई वॉज इन मणिपाल। तो मैंने एक बंदे को दिल्ली से बुलाया, लिरिसिस्ट था, एंड ही केम टू दिल्ली एंड फ्रॉम मणिपाल, एंड मणिपाल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। तो मैंने उसको बताया कि देखो पहाड़ है, लेके गया। पहले तो 2-3 मिनट देखा, कहता बहुत बढ़िया है। फिर कहता सिगरेट जलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई जला ले, क्या दिक्कत, सिगरेट जला। फिर कहता है काश आराधना आ जाती। मैंने कहा आराधना कौन है? कहती गर्लफ्रेंड है मेरी। काश वो मेरे साथ होती, तो वो अगर ये मंजर देख, मैं उसने भी कभी देखा नहीं, वो भी दिल्ली की ही है, मैं कभी बाहर लेके नहीं जा पाया उसको। मैंने कहा घोंचू तुम आ गए, तुम तो देखो। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई वही नहीं है। लोग पहाड़ पे चले गए, लोग स्विट्जरलैंड चले जाएंगे ना, लोग को वही चाहिए होगा जो लोग को चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं। वो डिसेंसिटाइज हो सकते, पूरा डिसेंसिटाइज हो रखा है मामला, कोई मतलब नहीं। प्राण फील ही नहीं हो रहा है, अपने खुद के प्राण नहीं फील हो रहा है, तो तुम पेड़ का प्राण क्या फील करोगे? प्राणों का भावना, प्राणों का एहसास होना खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं किसी चीज से। एनीवे, बैक टू द टॉपिक। तो इस दुनिया में हमेशा अगर आप देखेंगे तो आपको 2 लोग मिलेंगे, एक वो जो खरीद सकता है और एक वो जो नहीं खरीद सकता। जो खरीद सकता है उसकी जनसंख्या बहुत कम है, इस वजह से गरीबी बहुत भयंकर बढ़ी हुई है। और एज अ मार्केटर जब आप इसको देखते हैं तो इट्स एक्सट्रीमली ईजी एंड एक्सट्रीमली हार्ड एट द सेम टाइम टू गेट दैट कस्टमर। इट्स वेरी हार्ड, एंड इस पे परीटो प्रिंसिपल काम करता है। मैंने कई बार इसके बारे में जिक्र भी किया है। तो 80-20, मतलब 80% लोग कहीं भी हो, किसी भी पॉडकास्ट पे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे हो, उनको खरीदने के, वो सक्षम ही नहीं खरीदने के लिए, वो सक्षम ही नहीं खरीदने के लिए। और जो आदमी पैसा देता है, किसी चीज में पैसा लगाता है, वो आदमी बहुत ही, उसका जहां पे, ऐसा कहते हैं मार्केटिंग में कहावत है, जहां पैसा है वहां अटेंशन है। वेयर देयर इज मनी देयर इज अटेंशन। जहां पे धन है वहां पे ध्यान है। इसलिए आप देखो, ध्यान और या हटा दो, बीच से धन बन जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से या हटा दीजिए, बीच से या हटा दीजिए, धन बन गया। एक्चुअली जब आप किसी चीज के पैसा देते हो तब आप रेगुलर उस पे
अमल करने की प्रयास करते हो, आपका पैसा लगा हुआ है, और जहां पैसा है वहां पे अटेंशन है। क्यों? क्योंकि पैसा और रक्त जो है, धन और रक्त दोनों बराबर है, दोनों संतुलित है, दोनों की मूल्यता बहुत ज्यादा है, एक जैसी है। पैसे के बराबर ही खून है, खून के बराबर ही पैसा है। अगर आप देखें ध्यान से तो लोगों के मन में ऐसी धारणा बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा, वास्तविकता में तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड इज मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार पैसा होता है, ब्लड नहीं मिल पाता। तो एनालॉजी ऐसी है। तो पैसा जो है, जो धन जो है ना दोस्तों, वो लोगों का वहीं पे लगा। तो गरीबी जो है लोगों के अंदर वो बहुत ज्यादा है। अब इसमें कंडीशनिंग का क्या रोल है, ये भी थोड़ा समझना आवश्यक है। देखिए, जब आप एक कहीं पैदा होते हैं, चाहे इस प्लेनेट पे पैदा हो, चाहे किसी और प्लेनेट पे पैदा हो, वहां की जो सोच होती है वो हमेशा 99.99% जो होती है वो झूठी होती है। और जब आप पैदा होते हैं और ऐसी सोच आपके अंदर भरी जाती है, तो आप उस सोच को अगर आप देख ना पाए तब भी नहीं देख पाएंगे, सामने अंधा बना रहेगा आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल कसाब का एग्जाम्पल अच्छा है। कसाब जब पैदा हुआ तो उसको बचपन से ही बता दिया गया था कि भारत के जो टुकड़े हुए हैं उसमें जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा ही है, और उनकी यही गलती है, इन लोगों की गलती है, इन्होंने हमें नहीं दिया। उसके अंदर बचपन से ही धारणा डाली गई कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत ही बेकार शहर है, बहुत ही बेकार देश है और धोखेबाज देश है, और जो भी हिंदुस्तान की चीज़ें हैं वो हमारी हैं, कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने हमारे साथ गलत किया। अब आप बीइंग इंडियन सिटीजन, आप अगर इस पॉडकास्ट में सुन रहे हो यहाँ तक, तो एक ऑब्वियस सी बात आपको लग रही होगी, यार कसाब तो कितनी आसानी से देख सकता था क्या सही है क्या गलत है, पर वो देख क्यों नहीं पा रहा था। आप कैसे देख पा रहे हो? तथ्यों से। तथ्य थे उसके पास भी थे, फैक्ट्स थे उसके पास भी थे, लेकिन जहां कंडीशनिंग होती है ना दोस्तों, वहां पे फैक्ट्स काम नहीं करते। बचपन से ही अगर आपको बोल रखा है कि भगवान हमसे अलग है, हमसे बड़े हैं, तो आपको मैं कितना भी कुछ भी बता दूं, कितना भी कुछ भी फैक्ट बता दूं, वो कंडीशनिंग जो है वो टूटेगी नहीं। हाँ, परीटो प्रिंसिपल अप्लाइड है तो 20% लोगों की टूट जाती है, 80% की नहीं टूटेगी। ठीक है, तो कंडीशनिंग एक ऐसी चीज है कि आपके जो बिलीफ्स हैं, आपके जो थॉट है, आपके जो प्रीजुडिसेस हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं चीजों को लेके, वास्तविकता में वो चीज अलग है, लेकिन जिस हिसाब से दुनिया में हर कोई वही गा रहा है। कसाब के केस में तो फिर भी वो व्यक्ति जो था कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के साथ रहता था, तो बाहर के लोगों से पूछता तो वो फिर भी बाहर आ सकता था। यहां तो मूल्यता ही नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी मूल्यता है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि यश है उसके पास वो मूल्यवान है, उसको मूल्यता दी जाती है। लेकिन सूर्य, जल और ये पूरा का पूरा जो ग्रह है, क्या इस ग्रह में आप रहते हो तो क्या ये ग्रह आपसे कुछ मांगता है क्या? लेकिन तुम्हारे पिता और मां तो मांगते हैं। हो सकता है वो पैसा मांग रहे हो, रोटी कपड़ा मकान जरूरत की चीजें मांग रहे हो, और आपको लगे ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अरे जिम्मेदारी नहीं है, ये एक लॉ ऑफ गिव एंड टेक है जिसपे आप फंसे हुए हो। और जहां पे लेन देन होता है वहां पे व्यापार होता है, और जहां व्यापार होता है वो प्यार नहीं है। प्यार वो होता है जब आप किसी को कुछ देते हो और बदले में कुछ चाहते नहीं हो, ये प्यार होता है। मोहब्बत प्यार नहीं है। प्यार सिर्फ और सिर्फ आपको भगवान से मिल सकता है, और भगवान के अलावा कहीं भी आपको प्यार नहीं मिल सकता। इंसानों में भी बिल्कुल प्यार, इंसानों में तो प्यार है ही नहीं, इसीलिए इंसानों को देव नहीं बोला गया है।
सूर्य देव मतलब गिवर, देव मतलब वो जो देता है। देव का सिंपल सा रूल है, क्या चीजें क्या वस्तुएं देव बन सकती हैं? वो जो देती हैं पर लेती नहीं है। जैसे सूर्य देता है, उसका पृथ्वी से क्या लेना देना, वो तो दे रहा है अपना। हम हाँ पृथ्वी को चाहिए, पृथ्वी के सर्वाइवल के लिए सूर्य जरूरी है, पर पृथ्वी उससे लेती है। तो पृथ्वी के लिए और पृथ्वी के जीव जंतु के लिए, पृथ्वी के मनुष्यों के लिए, पृथ्वी के पशु पक्षियों के लिए सूर्य जो है वो देव है। ऐसा ही वायु है। क्या सांस लेने के लिए कोई कहता है क्या डॉक्टर बन के दिखाओ तो सांस देंगे? क्या सांस लेने को कहता है IAS IPS बन के दिखाओ सांस लेंगे? ऑक्सीजन आपसे कुछ बोलती है क्या? लेकिन तुम्हारा बाप क्या बोलता है कि ये नहीं किया तो हमारे लिए तुम बेकार हो। ये सोसाइटी तुमसे क्या बोलती है कि ये नहीं किया तो हम तुमको अपनी लड़की नहीं देंगे, वो नहीं किया तो ये नहीं मिलेगा, हमको तुमको घर पे बुलाएंगे नहीं, तुमको किसी की चीज की मूल्यता नहीं देंगे, तुमको ये नहीं देंगे, तुमको वो नहीं देंगे। तो आपको अगर प्यार चाहिए तो सोसाइटी जैसी भिखारी जगह आपके लिए सही नहीं है। आपको अगर प्यार चाहिए तो प्यार सिर्फ भगवान दे सकता और कोई नहीं दे सकता, केवल भगवान दे सकते हैं प्यार। जिस दिन जिस मनुष्य का, किसी भी प्रकार का कोई भी मनुष्य है, जिस दिन उसकी आवश्यकताएं बाहर से हट के अंदर की तरफ हो जाती हैं और अंदर वो जहां भगवान है उस पे ध्यान चला जाता है, उस पे उसकी आवश्यकताएं हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति बाहर से फेलियर लग रहा होता है। हो सकता है उसने कुछ ना किया हो, क्योंकि सोसाइटी तो वही देखेगी जो सोसाइटी देखना चाहती है। सोसाइटी ये थोड़ी देखेगी तुमको आत्मज्ञान प्राप्त है कि नहीं है। सोसाइटी के लिए आत्मज्ञान 2 कौड़ी की चीज है। सोसाइटी के लिए आत्मा को जानना 2 कौड़ी की चीज है। आप उनसे पूछो हमको पता आत्मा क्या है, वो कहेंगे भाग तेरी। अब अपने पिताजी से बोलो कि मुझे पता आत्मा क्या होती, वो कहेंगे लाओ तुम्हारी आत्मा निकाल दे अभी गले पकड़ के तुम्हारे। आप अपनी गर्लफ्रेंड से बोलो मुझे आत्मज्ञान प्राप्त है, मेरे से शादी कर लो, वो कहेगी जाओ 4 पैसे कमा के आओ, मेरे बाप को इंप्रेस करो पहले। इस दुनिया में कोई भी सुख बिना सोसाइटी जो मूल्यता देती है जिसमें, जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आपको दूसरा कोई सुख मिल ही नहीं सकता। मतलब यहां पे सिंपल सा है सीन, पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि और धन, ये चीजें आपके पास अगर हैं तो आपको बाकी की चीजें जो हैं वो मिलेंगी, जो कि सुख है, आंतरिक सुख, शारीरिक सुख। ये जो शारीरिक और आंतरिक जो मानसिक सुख है, ये जो विवाह का सुख है, संतान का सुख है, ये सोसाइटी में जो तुम्हारी वैल्यू की जाएगी, ये सब कुछ की जाएगी किस वजह से? जब तुम बाहर सोसाइटी को वो दोगे जो सोसाइटी चाहती है। और आत्मज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में, ये चीज अच्छे से समझ लो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आत्मज्ञान की मूल्यता समझ में आती है। वो भी चाहते हैं, अंदर से आते हैं आत्मज्ञान के रास्ते पे, उनको लगता है कि बाहर को सक्सेस नहीं मिली तो अंदर मिल जाएगी। उनसे बड़ा भटका हुआ मनुष्य मैंने आज तक नहीं देखा। जो व्यक्ति बाहर की चाह रखते हुए अंदर आना चाहता हो, ऐसा व्यक्ति सबसे ज्यादा भटका हुआ है। क्योंकि बाहर तो आपको कुछ मिल भी जाएगा, अंदर तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अंदर तो सब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस खाली हो जाता है। टू डाई टूवर्ड्स द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, द डेथ ऑफ कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कंटेंट मतलब डिजायर्स, बिलीफ सिस्टम्स, मान्यताएं, प्रीजुडिसेस, प्री कंसीव्ड नोशंस, तुम्हारे ये संस्कार जो बनाए लोगों ने, तुम्हारे नियम कानून जो सोसाइटी ने बनाए हैं, ये सब कुछ ढह जाता है और सिर्फ वही रहता है जो वास्तविक है। काल्पनिक सब ढह जाएगा। जो भी इंसान ने बनाया वो सब ढह जाएगा। जो पशुओं ने बनाया वो रहेगा। सिंपल सा है।
और जो भी मनुष्य ने बनाया अगर वो ढहता है तो मनुष्य आपको कभी भी इज्जत नहीं देगा। ये भी बात याद रखो। ये कई लोग भूल जाते हैं, उनको लगता है उनको सोसाइटी में बड़ी इज्जत मिलेगी, कोई इज्जत नहीं मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय। सॉरी, अभी तो बचा हुआ है, सॉरी। ये पता नहीं क्या हो रहा है इस पे। ठीक है, तो अभी इसको खत्म करते हैं, पता नहीं टाइमर रन आउट हो रहा था। एनीवे, सो सोसाइटी जो समाज है, जो समाज हमारे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, समाज की जो इच्छाएं हैं, जब आप वो पूरी करेंगे तो समाज आपको वैल्यू देगा, नहीं तो समाज आपको वैल्यू नहीं देगा। ये क्लियर होना चाहिए आपको। और जो भी मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज़ की, अद्वैत जिसकी चीज़ की बात करता है, उस चीज़ की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलो, उनसे बोलो मैं पुनः जन्म की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, कहेंगे भाई तो अगर आपको उनकी वैल्यू चाहिए, अगर आपको उनका वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी का, इफ यू वांट सोसाइटी टू वैलिडेट यू, इफ यू हैव दीज डिजायर्स, देन दिस मार्ग इज नॉट फॉर यू। दैट हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। क्योंकि इस मार्ग पे हर चीज खत्म हो जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। आज मैं 30 साल का हो गया हूं, 31 मेरा कंप्लीट हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्लीन हो चुका है, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्लीन हो चुका है, डिलीट हो गया सब कुछ। अब क्या है, जो इंसान की बनाई हुई कोई भी वस्तु है वो मेरे ऊपर असर ही नहीं करती। कोई धारणा, कोई बिलीफ सिस्टम, कोई सोच, कोई नियम कानून, तुम्हारे ट्रैफिक कानून, कोई कुछ नहीं करता। इसका मतलब इन्हें ट्रैफिक तोड़ दूंगा मैं, ऑब्वियसली उसका पनिशमेंट है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये करो, वो करो, हमारी वासनाएं पूरी करो। क्योंकि आप अगर फंसोगे तो दो ही इच्छाओं में फंसोगे। एक है आपके समाज की इच्छा, जिसमें आपके माँ बाप की इच्छा आ गई, आपकी पत्नी की इच्छा आ गई, आपकी गर्लफ्रेंड की इच्छा आ गई, आपके दोस्तों की इच्छा आ गई, आपके रिलेटिव्स की इच्छा आ गई, और आपका ओवरऑल जो पास पड़ोस से लोग हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं तो उनकी उम्मीदें हैं आपसे कुछ, वो सब आ गई। एक ये हो गया। और दूसरी जो फंसोगे आप, वो है आपकी खुद की इच्छाएं। बस ये दो इच्छाओं में आपकी फटके चार हो जाएगी। आप कहीं भी परेशान होते हो ना, तो यही दो इच्छाएं होती है। या तो समाज आपसे कुछ चाह रहा होता है, उससे आप परेशान होते हो, या तो आप खुद अपने आप से कुछ चाह रहे होते हो स्वयं से, इससे। और यही दोनों डिलीट हो जाता है। जैसे ये दोनों डिलीट हुआ, कंट्रोल ऑल डिलीट, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, फिर मिलेंगे कभी नहीं, चलते चलते हवा बन गया। फिर जो रियल माता पिता है, जो रियल पिता है, उस पे ध्यान जाता है। वो क्या है? हवा, पेड़ पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इस पर भी ध्यान जाने लगता है। जीवन के ऊपर ध्यान जाता है। लोग कहते हैं कि वाई आर यू टॉकिंग अबाउट रीइंकार्नेशन? अरे आई एम इन लव विथ लाइफ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट लाइफ। दैट इज द बेस्ट आंसर आई कैन गिव यू। I want to know about life. I am interested to know about life. I am not interested in anything else. I am interested to know about death and I am interested to know about life. मुझे जीवन के बारे में जानना अच्छा लगता है और मृत्यु के बारे में जानना अच्छा लगता है। अब उसमें तुम बीच में तुम्हारे अपनी कुछ वासनाएं हैं, वो मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, फलाना, ये फिजिक्स का जान लो, ये जनरल नॉलेज, कौन बनेगा करोड़पति के सारे सवाल आने चाहिए, है ना। कि IAS IPS के टाइम में वो जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं उसमें। वो दृष्टि IAS में देखा है मैंने कि पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है कि फलाना हो जाएगा तो क्या करोगे, ये हो जाएगा तो क्या करोगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। जहाँ जीवन की बात आएगी वहाँ मेरे से बात करो, और जहाँ मृत्यु की बात आएगी वहाँ मेरे से बात करो। उसके अलावा मैं बात ही नहीं करूँगा। आप मेरे से पूछो यूनिवर्स के बारे में,
आप मुझे स्पेस के बारे में पूछो, ब्लैक होल के बारे में पूछो, आप कहोगे ब्लैक होल में इंटरेस्ट क्यों आ रहा है आपका, आप तो ब्रह्म की बात क्यों नहीं करते हो? अरे घोंचू, उसी से तो सब निकला है। जिस चीज की भी मैं बात कर रहा हूं वो ब्रह्म से निकला हुआ है। जिस भी चीज की मैं बातें करता हूं वही तो ब्रह्म से निकला है। मैं क्या ये बातें करता हूं कि फलाने लॉ में अमेंडमेंट क्यों नहीं आया? क्या मैं पॉलिटिकल बात करता हूं? क्या मुझे कभी कभी एक दो बार कभी कोई मुद्दा उठा तो निकल गया मुंह से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है इंसानों से, उनको अच्छा लगेगा तो जीवन को अच्छा लगेगा। आप मेरे से यूनिवर्स के बारे में बातें करिए, अब मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे सुपरनोवा के बारे में पूछिए, आप मुझे ब्लैक होल के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पूछिए, मुझे पता है, जितना मुझे पता होगा मैं बता पाऊंगा। आप मुझसे पूछिए कि टाइगर का बिहेवियर क्या है, लायन कैसे बिहेव करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं इन सब चीज़ों को जानता रहता हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि अगर कोई पंछी है, अर्थ कोई आ रहा है, उस पंछी को कैसे पता चलता है। तो मुझे इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट है। मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड देखना पसंद था बचपन से ही। मुझे इन सब, आप देखोगे आप ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ों पे खिंचते चले जाओगे जहाँ पे लाइफ की क्वांटिटी अच्छी है और लाइफ प्योरिटी में मौजूद है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। फालतू की बातें नहीं करता मैं, दिमाग इधर उधर कहीं घुमा दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिए, ठीक है, दोस्त कभी मिल गए कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं तो यही बातें करता रहता हूँ 24 घंटे। मैं तो सिर्फ पॉडकास्ट में और अपने खाली टाइम में ये करता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे तो मेरा दिमाग इसी में चलता रहता है। अब रीइंकार्नेशन के ऊपर कई लोगों ने टिप्पणियां दी हैं। इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल होता है कि सबसे पहले आगम प्रमाण को इकट्ठा किया जाए। जो कुछ भी किसी ने रीइंकार्नेशन के बारे में बोल रखा है, मैंने देखा अभी निसर्गदत्त महाराज ने बोला, किसी ने पूछा रीइंकार्नेशन, कहते हैं कि इस जन्म के बारे में ध्यान दो, दूसरे जन्म में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उससे तुमसे क्या मतलब है। सही बात है, लेकिन कब उन्होंने कह दिया कि रीइंकार्नेशन नहीं होता है? जानना तो मुझे ये था। अब वो जो बात करते हैं वो एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि एक आदमी है, वो सीधा क्वेश्चन पूछने आया है। मैं उनके पास जाऊंगा, निसर्गदत्त महाराज के पास, वो तो मर गए अभी, लेकिन अगर मैं जाता तो वो मेरे को भी यही बोलते, क्योंकि उनको नहीं पता है कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूं। उनको नहीं पता है कि मुझे सालों हो चुके हैं ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म विद्या लेते हुए। अब ब्रह्म विद्या आप पूरे जीवन नहीं ले सकते, ये बात याद रखिए। ब्रह्म विद्या जो है, ऐसा नहीं कि रोज पढ़ते रहो, वही एक ही चीज थोड़ी पढ़ते रहोगे, अलग अलग एंगल से। एक पॉइंट आता है जब आपको खुद अंदर से एहसास हो जाता है कि अब मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है कि मैं कौन हूं, और इसको रिवाइज करते रहना पड़ता है। बस जैसे पॉडकास्ट से हट के कभी मैंने ऑफलाइन अगर कुछ सीख लिया, कुछ कर लिया, जिससे मैं अपने इंफॉर्मेशन अपडेट करूँ। अभी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा अगर ख़राब है तो अभी मुझे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये कई बार मेरे साथ हुआ है, और टच वुड में ये चीज़ें झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे साथ कई बार हो चुका है। मेरे पास सपने आते हैं बुरे से। कभी कभी सपनों में अगर आप ध्यान से देखें, एसी चल रहा है और अगर आपने कंबल सही से नहीं ओढ़ रखा है और आपका बदन खुला हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली हॉरर सपने आने लगेंगे। हॉरर मतलब भूत प्रेत के सपने आने लगेंगे आपको। इसका लॉजिक मुझे नहीं पता, हो सकता है बॉडी का कुछ मैकेनिज्म हो, पर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन हो सकता है, कुछ तो होगा कि वाई इट इज हैपनिंग। बट एनीवे, वाई ब्रेन इज कनेक्टिंग कोल्डनेस टू द घोस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एवरी टाइम इट हैपेंस विथ मी एंड इट इज हैपनिंग टू यू ऑल्सो, आई नो। आई थिंक हुआ होगा तो प्लीज नीचे कमेंट करें कि अगर एसी चल रहा है और चादर खुला हुआ और अगर देखेंगे आपको भूत के सपने आने लगेंगे एकदम से आउट ऑफ नोवेयर। अच्छा सपना चल रहा होगा वो खत्म हो जाएगा, बुरा सपना चालू हो जाएगा। एक चीज़ ये, तो क्या हुआ कि जब इस तरीके की चीज़ें मेरे साथ होती हैं कि बहुत डिस्टर्बिंग कोई सपना आता है, तो जब मेरे को पता चलता है, और सपने में ही बात कर रहा हूँ मैं, सपने में ही मेरे को पता चलता है कि अगर मैं बहुत डिस्टर्ब है माइंड मेरा, तो इमीडिएटली
मेरा एक दूसरा एस्पेक्ट है जो माइंड का, वो सेल्फ रियलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर देता है वहाँ पे। यानी जो आत्मज्ञान है वो एक्टिवेट हो जाता है तुरंत, इमीडिएटली मेरा माइंड कहता है कि देख, तो ये जो तू सोच रहा है ना, ये तू है ही नहीं, ये सब पिक्चर चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, इतना इसको इम्पॉर्टेंट मत समझ, ये सब झूठ है, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, देयर इज अ डिफरेंट रियलिटी, इट ऑल कम्स। मेरा माइंड ऐसे इंट्रोड्यूस फेंकने लगता और इट हैपन्स ऑटोमेटिकली। फिर मैं उठता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा हूँ एक सपने से, तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा चलने लगेगा और मैं बाहर आ जाता हूँ। जब भी मेरे साथ कभी भी कोई सिचुएशन ख़राब होती है और अगर मेरे पास टाइम है, मतलब जैसे कुछ ख़राब हुआ, उसका 1 मिनट या 2 मिनट टाइम मिला मुझे, तो 2-3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जब आपका माइंड किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगता है, तो जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को महत्वता दोगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके सर चढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा उससे निकलना मुश्किल होगा। तो ये महत्वता गिराना, इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू को दिखाना आत्मज्ञान का काम है। जैसे ही साइड में आत्मज्ञान एक्टिव हुआ, सारी महत्वता धूल चढ़ने चली जाती है, सॉरी घास चढ़ने चली जाती है, धूल में ढह जाती है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी नॉलेज पड़ी हुई है कि यूनिवर्स एक्चुअली में क्या है और आप क्या सोच रहे हो, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप क्या हो और यूनिवर्स क्या है, और ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो क्या है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज मेरे साथ हमेशा होती है। तो वो चीजें इतनी ज्यादा मैंने पढ़ाई कर ली है, कि इतनी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब मुझे लगता है आफ्टर 5-6 ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मेरे ब्रेन को मुझे यूज़ करना चाहिए कई दूसरी चीज़ों में, जो कि जीवन के और दूसरे खंड हैं, सूक्ष्म खंड हैं। अब वो सूक्ष्म खंड में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, तो कोई नया बिगिनर आके मेरे को सुनता है, वो कहता है ये तो मिस्टिकल बातें करते रहते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि देखिए, मेरे और भी पॉडकास्ट हैं जो आत्मज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, आप उनको देखिए। मैं कोई अद्वैत वेदांता का बर्निंग फैन नहीं हूँ, कि मैं एकदम पागल हो जाऊं और अद्वैत के सर्कल में रहूं। मुझे सर्कल में रहना पसंद नहीं है, मुझे सब कुछ एक्सप्लोर करना पसंद है। आज से 5-6 साल पहले मुझे ब्लैक मैजिक में कोई विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे बहुत ऐसी चीज़ें पता चली जिसको मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो इसलिए मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि नई नई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं करता रहता हूँ। कभी एकदम से मूड बना तो बता भी दूंगा, लेकिन ठीक है, ये मेरा पॉडकास्ट है, मैं अपने हिसाब से अपना वृद्धि कर रहा हूं। आप कहते हो क्यों कर रहे हो, कहीं और दिमाग क्यों नहीं लगाते? तो पहली चीज़ तो, अगर आपने ये अगर काउंटर कमेंट मेरे को कर दिया, ये कमेंट कर दिया मेरे को कि भैया आप क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें, आप कहीं और दिमाग में तो मैं आपसे पूछूंगा कहाँ लगाऊं? अरे पढ़ाई में लगाओ। क्यों लगाओ पढ़ाई में? तुम लगाओ ना, तुम करो पढ़ाई, मेरा हो गया जो होना था। पढ़ाई मतलब क्या? बाहर दुनिया में, दुनिया से मेरे कोई मतलब ही नहीं है, वही दुनिया से ही तो बाहर आना था, अब आप मुझे वापस दुनिया में लेके जा रहे हो। अरे कुछ ऐसा करो, प्रधानमंत्री बन जाओ, ये बन जाओ, क्यों करना है? नहीं चाहिए। आप बताओगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, जितना आपने दुनिया को देखा है, जिंदगी देखी है, आप उस हिसाब से बोल रहे हो। आपके बातों में माँ बाप के डायलॉग्स आ रहे हैं कि बेटा अभी पढ़ाई कर ले, आगे मौज मस्ती करियो। कर ली थी पढ़ाई मैंने। ये जो डायलॉग है ना कि अभी पढ़ाई करो, आगे मौज मस्ती करना, वो जो मौज मस्ती आगे आने वाली है, मौज मस्ती नहीं है, उससे बड़ी सजा कोई नहीं है। कि पैसा कमा रहे हो और जो खाली टाइम मिल रहा है उसमें थोड़ा बहुत चले जा रहे हो स्विमिंग पूल या फिर वहाँ वाटर स्लाइडिंग करने, या वेकेशन पे चले जा रहे हो, ये मौत से बदतर है भैया। वापस आके फिर से कैद में काम करना है। लोग कहते हैं नौकरी लग जाए फिर मौज मस्ती करना। नौकरी लगने के बाद सिर्फ मौत है मौज मस्ती नहीं होती नौकरी करने के बाद। अब वेकेशन में बैठे होते हो और वेकेशन में सोच रहे हो तो अबे यार भाई 2 दिन, बस 2 दिन और बचा हुआ है, फिर अबे भाई 1 दिन और बचा है, भाई 1 दिन और, भाई सिर्फ 4-5 घंटे बचे, भाई 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 खत्म, टाटा बाय बाय, गया। तो जो आदमी बचपन में है, 14-15 साल का है, आई थिंक उसको तो इतना एंजॉय करना चाहिए जिसकी कोई हद नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने
पढ़ाई लिखाई से भी थोड़ा एकदम से पूरा एकदम ठन गोपाल हो जाए, है ना, तो वो भी आपको थोड़ा सोचना चाहिए. बट एनीवे, थैंक यू, टेक केयर, बाय.